भैया ने अपने युवा काल में पढ़ाई के दरमियान जब झारखंड आंदोलन की शुरुआत हुई तो दादा के साथ मिलकर उन्होंने बहुत तन मन धन के साथ मिलकर अपना युवा काल को झारखंड आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। और बहुत ही खेद की बात है कि जनता का प्रेम और सौभाग्य मिला कि वो 2 बार लोहरदगा जनता के नेतृत्व किए। वो मंत्री बनने के लिए ही उनकी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन बहुत ही योजनागत तरीके से उनको धरती से विदा कर दिया गया। वो स्वाभाविक मौत नहीं मरे हैं, अस्वाभाविक मौत उनकी हुई है। और पिताजी हमारे एक शिक्षक रहे हैं। हमको पॉलिटिक्स मानने में रुचि नहीं थी, लेकिन क्योंकि एक क्रांतिकारी खून हमारे अंदर दौड़ रहा है, सामाजिक गतिविधि में हमारी रुचि रही है और राजनीतिक में भी हमारी रुचि रही है, लेकिन हमारे बड़े भैया चाहते थे कि मैं जनता की सेवा करूं और मेरा छोटा भाई माता पिताजी को समाज की सेवा करे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हुई कि जनता ने उनको 2 बार लोहरदगा का अपना प्रतिनिधि बनाया और झारखंड के मंत्री बनाने के लिए तैयार थे। लेकिन जो वर्तमान के जो आसू पार्टी, जो कि एक पार्टी के रूप में अपने आप को दर्शाते हैं, एक्चुअली वो पार्टी नहीं है। आसू एक छात्र संगठन रहा है और छात्र संगठन कभी पार्टी नहीं बन सकता है। जिस तरह बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पार्टी नहीं बन सकता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम पार्टी नहीं बन सकता है, उसी तरह आसू पार्टी नहीं बन सकता है। वो अपनी कोई पार्टी बना सकते हैं, आसू छात्र संगठन ही रहेगा जब भी रहेगा। तो कुल मिला के ये रहा कि भैया के इस घटना के पश्चात लोहरदगा से मुझे बुलाहट आने लगा कि आपको आना होगा भैया, जनता आपसे काफी उम्मीदें कर रही है। भैया के गुजरने के जस्ट 2 महीना बाद पिताजी अंदर से काफी दुखी हो रहे थे और उन्होंने हमको एक बहुत बड़ा आदेश दिया, बेटा आपके भैया जो कि लोहरदगा के विकास के लिए बहुत बड़ा सपना देखे थे, वो सपना अधूरा रह गया। वो सपना आपको ही पूरा करना है। कोई निश्चित नहीं है कि मैं रहूं अथवा ना रहूं। और वो जस्ट 5 महीना बाद 17 दिसंबर 2021 को भैया हमारे गुजर गए हमारे बीच से, और जस्ट 17 मई 2022 पिताजी हमारे बीच से गुजर गए। तो ये जो घटना हुई और पिताजी का आदेश हुआ, जनता का बुलाहट होने लगा, मुझे मानसिक रूप से तैयार होने कम से कम 11 से 12 महीना लगा हमको। और लोहरदगा से जो बुलाहट होने लगा और सभी तरफ से उम्मीदों का जमावड़ा हमारे ऊपर आने लगा कि अब आपको आना होगा भैया। हमारे जो मित्र बंधु हैं, मैं संजोग से पढ़ा लिखा हूँ, तो हमारे दोस्त लोग भी बोलने लगे कि नहीं भगत आपको आना होगा। और चूंकि हमारा राजनीतिक में थोड़ा रुझान जरूर था, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा कि अब वो समय आ गया है कि मुझे अपने अंदर की ऊर्जा को समाज के लिए देना होगा। और मैं पूरी तरह अपने आप को मानसिक रूप से तैयार किया और भैया के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हमने रास्ता तैयार कर दिया। और जैसा कि आपने कहा, जेपीपी आसू क्योंकि एक छात्र संगठन रहा है और दादा की अगुवाई में भैया जिनकी अगुवाई में झारखंड लड़ा और झारखंड को प्राप्त किया, और उस अधूरे सपने को जो झारखंड के लिए उन्होंने सोचा था पूर्ण नहीं हो पाया। दादा ने बहुत अच्छा सपना देखा था कि कैसे हम झारखंड को संवारेंगे। आज इस 20 साल के राजनीतिक में जीवन में जो सरकार के साथ रहा और लोगों को मीठे मीठे सपने दिखा करके उलझाते रहे, जो सरकार में ज्यादा दिन रहा दोषी उनको मान सकते हैं, कम दिनों के लोगों को दोषी नहीं मान सकते हैं। जैसा कि दादा ने कहा, हम सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते, हम बस व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। तो हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हम अपना भरसक प्रयास करेंगे। क्या आसू पार्टी की तरफ से संपर्क नहीं करेंगे? आसू पार्टी, जैसा आपने कहा, वो कहती है आसू पार्टी एक परिवार है। हमारे बड़े भैया कमल किशोर भगत, जब सुदेश महतो जी अपने छात्र जीवन में थे तो हमारे बड़े भैया को गुरु मान सकते थे, बबलू दा उनको पुकारते थे। बहुत खेद की बात है कि जब वो उनके चुनाव के कार्यकाल में भैया भी दिल्ली गए
और उनको उन्होंने विधायक बनाने में हर संभव प्रयास किया, ज्यादा भी प्रयास किए उसके लिए, और वो विधायक बने, मंत्री भी बने। लेकिन उनकी जो सोच है, उनकी मानसिकता है, संकीर्ण मानसिकता को मैं देखता हूं ना, मुझे बहुत अफसोस होता है कि जो बोलते हैं कि आज से एक पार्टी है, भैया का जो देहांत हो गया, उस देहांत के बाद एक इंसान को सद्भावना और इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। उनके आवाज से हमारे घर की दूरी हार्डली 4 किलोमीटर होगी, 15 मिनट लगेगा जाने में। अगर वो चले जाते, हमारे बाबूजी को एक भावात्मक आश्वासन देते, पिताजी हम आपके साथ हैं, आपको चिंता नहीं करना है, लेकिन वो कर्तव्य नहीं निभा पाए। वो तो कोई छोटा कर्तव्य जो इंसानियत निभाता है, उसको भी नहीं निभा पाए। वो तो पिताजी अंदर से बहुत दुखी हो गए, और जैसे आपने कहा कि हमसे संपर्क करने का प्रयास नहीं किया, हमने हमारे बड़े भैया के मीटिंग में आए थे, लेकिन एक जो बड़े भाई की भूमिका होती है ना, उन्होंने कभी नहीं निभाया। जो एक कर्तव्य होती है, वो भी नहीं निभाया उन्होंने। मैं अंदर से बहुत दुखी हूं उनके व्यवहार से। हमने फोन भी किया, भैया आपसे मिलना चाहते हैं। उनके पास मिलने के लिए सबों के लिए समय, सबों के साथ समय है, सबों के लिए समय है। बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े लोग उनसे मिल रहे हैं, सबके पास समय है, लेकिन अनिल भगत से मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है। हाँ बाबू, समय हम आपको बुलाऊंगा, जब भी फोन करते हैं मैं आपको बुलाऊंगा। एक दिन सुबह का समय है, हम लोग गांव जा रहे थे, 21 जनवरी के दिन था, गांव जा रहे थे, मैं, दीदी, माँ, हम लोग 4 व्यक्ति। तो माँ बोली चलो बाबू, चलो सुरेश भैया से मिल लो, फिर चलेंगे हम लोग। उनके आवास गए, तैयार थे, बोले कि भैया आपके आवास में आए हैं, हम लोग गांव जा रहे हैं, बस आपसे आशीर्वाद स्वरूप, बड़े भैया का आशीर्वाद स्वरूप आपसे मिलना चाहते हैं 2 मिनट। अब मेरे पास अभी टाइम नहीं है। माँ थी वहां, दीदी थी साथ में, और हमारी पत्नी भी साथ में। उनके चेंबर में हम बैठे हैं, और बगल को उनका अपना रूम है, लेकिन उनको हमारे से मिलने के लिए समय नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मन में तकलीफ लगा, माँ भी थी, हमने कि माँ सो भैया के पास समय नहीं है, हम लोग को चलना चाहिए, चले गए। फिर बातचीत का प्रयास किए, हाँ बाबू समय होगा तुमको बुलाएंगे। एक दिन की बात है, मैं आवाज चला गया, सभी कोई बैठे हुए थे, डॉक्टर देशरण भगत जी बैठे हुए थे, और भी लोग थे केंद्रीय कमेटी के थे। मैं चला गया, उनके जो आवास के सचिव है, मैंने उनको बताया अपना परिचय कि मैं कमल किशोर भगत के छोटा भाई। वो जाने कि उनके छोटा भाई है, उन्होंने स्लिप बनाया और पूजा भेज दिया उनके पास। शायद वो किसी काम में व्यस्त थे, नहीं गौर कर पाए कि मैं ही हूँ अनिल जो उनके पास आया हूँ मिलने। तो बुला लिए। जब मैं घुसा उनके चेंबर में, तो चेहरे पर एक खुशियां होना चाहिए लोगों से कि कोई मेरे से मिलने आया, लेकिन मेरा जैसे मैं घुसा, डॉक्टर देशरण भगत थे, सुदेश महतो जी थे, सबका चेहरा गिर सा गया। ऐसा क्या था अनिल भगत में कि उनके पास आ गया एक छोटा भाई के रूप में, यार आपके चेहरे में खुशी नहीं है? मैं उनके चेहरे की स्थिति को मैं भाग गया कि मेरे आने से इनको खुशी नहीं है, मेरे वहां आने से इनको खुशी नहीं है। मैं कर्सी में प्रणाम पाते किया, भैया ठीक है आप लोग काफी व्यस्त हैं, मैं चलता हूँ, क्योंकि चेहरा आपका हाव भाव दिखा देता है कि आप क्या आपका एक्टिविटी हो रहा है। तो इस तरह का जो संकीर्ण मानसिकता जो है ना, ये दिखावटी व्यवहार मेरे साथ नहीं है। मैं आपसे जो बोलूंगा खुल के बोलूंगा, नहीं है नहीं बोलूंगा। तो उन्होंने एक बड़े भाई के रूप में भूमिका भी अदा नहीं की। कहते हैं कि आसू परिवार है, कोई परिवार, आसू पार्टी, आसू ने आसू पार्टी। हमारे बड़े भैया सिर्फ विधायक रहते हुए उन्होंने लोहरदगा में 900 करोड़ का योजना ले गया, और ऑल ओवर इंडिया में उनको एक युवा बेस्ट विधायक का पुरस्कार दिया गया। ऑल ओवर इंडिया में हमारे झारखंड से बड़ा नेता हम लोग मानते हैं विश्व गुरु शिबू सोरेन को। उसके बाद प्रख्यात बड़े नेता में थे बाबूलाल मरांडी जी। इतने लोगों में से किन्हीं को वो पुरस्कार नहीं दिया गया। हमारे
बड़े भाई को उस लायक समझा गया कि ये शख्स इस पुरस्कार के अनुकूल है, उनको बुलाया गया। 2009 में हमारा भैया पहली बार विधायक बना। 6 लोग विधायक बने थे उसमें। जो राजनीति की जो तकनीकी पहलियां हैं, उसमें एसटी, एससी, ओबीसी, जनसाधारण को लेकर सरकार का टीम गठन होता है। उसमें भी भैया को उन्होंने मौका नहीं दिया। 2014 में बने तो उसमें भी मौका नहीं दिया गया। और इस तरह उस मौका की वजह से लोहरदगा का विकास रुक गया। और बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है कुछ बातें बोलने से। बड़े भैया को किस तरह लोग दूर कर दें, बहुत सी तकनीकी रचना उन्होंने रची। और हमारे बड़े भैया शादी करने को इच्छुक नहीं थे। मैं अपने बड़े भैया के लिए छोटा भाई नहीं था, मैं उनके लिए बेटे का समान था। वो शादी करने को इच्छुक नहीं थे, लेकिन ऐसा चक्रव्यूह रचा गया कि वो शादी करने को मजबूर हो गए। वो हमारे बाबूजी के पास बहुत से रिश्ते आए बड़े भैया की शादी करने के लिए। भैया बोले कि बाबा हम शादी नहीं करेंगे, अनिल है ना मेरे लिए। लेकिन ऐसा उन्होंने व्यूह रचना किया कि वो शादी करने के लिए बाध्य हो गए। लोहरदगा से पिताजी को चुनाव लड़ने के लिए भैया तैयार थे। इन्होंने जेल में भी काफी मारने का प्रयास किया। बबलू दा तो आप मान जाइए, तो बोले कि नहीं, हमारे पिताजी लड़ना है, तुमको जो करना कर लो। आईवी का सर्वे हुआ, सर्वे में बहुत अच्छा जनमत पिताजी के फेवर में आया। तो देखा गया कि पिताजी अगर जीतते हैं तो उनके पीछे उनका छोटा भाई रहेगा अनिल भगत। और मैं चापलूस पसंद लोगों को पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि चापलूस लोग वो लोग होते हैं जो पद की आड़ में अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, जो झारखंड परिवेश में देखा जा रहा है। तो उनको लगा कि नहीं, छोटा भाई तो पीछे में रहेगा और ये बेहतर काम कर जाएंगे लोहरदगा में, इनको हराना चाहिए। लोहरदगा एक ऐसा क्षेत्र है जहां आदिवासी बहुल क्षेत्र है, सरना बहुल क्षेत्र है। और ऐसा दबाव पड़ा कि एक शख्स जो उनके आवास में भेजा जाता था, धीरे धीरे आता था वो, और मजबूरन उन्हीं के साथ उनका ब्याह रचवा दिया गया। आज आप बोलते हैं या कोई बोलता है भैया आप कैसे हैं, भाभी कैसे हैं। भाभी बहुत ही बड़ा शब्द होता है, मातृ शब्द होता है। लेकिन भैया जिस बाध्यता मजबूरी से शादी किए, उस स्थिति में उस महिला के प्रति मेरे मन में कभी कोई भावना नहीं आया। आज वो महिला हमारे बड़े भैया के नाम पर लोहरदगा में घूमती है। उनका पहचान किससे है? मेरे बड़े भैया से है। लेकिन मैं अपने पहचान के लिए अपने भैया, अपने पिताजी के नाम कभी नहीं मुकूं, क्योंकि मैं अपने पिताजी का 2 बेटा हूं, कमल किशोर भगत और अनिल भगत। लेकिन वो स्त्री जो विवाह के बाद आती है, विवाह के बाद उस पति उस पुरुष के नाम से जानी जाती है। तो कुल मिलाकर के आज जो राजनीतिक परिदृश्य हो रहा है, उसमें जनता की आग्रह हुआ, उनका बुलाहट हुआ और मैं मंच पर तैयार हुआ, तब मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया और दादा को अपना राजनीतिक गुरु मान के मैं कदम उठाया हूं।